summer we met, I could tell by your smile you hadn't been. Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Study Accountancy. Students, in our previous video we have discussed about the difference between firm's balance sheet and company's balance sheet and the format of balance sheet and all the items in detail. So today we will discuss about the remaining items in detail. स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस किया था जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे और सारे आइटम्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है. शेयर होल्डर्स फंड को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो सेकंड आइटम इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व्स इंक्लूड होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, capital profit are also earned in business from many sources. ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट जो है बहुत सारे सोर्सेज से हम अर्न करते हैं. फर्स्ट वन इज गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स. हमने कोई एसेट सेल की है, उस पे हमें कोई गेन हुआ है. देन सेकंड वन गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस. हमने कोई बिजनेस परचेज किया है और उस बिजनेस को परचेज करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है. सो गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस. नेक्स्ट, गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब हमने जो भी डिबेंचर्स इशू किए थे हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, रीपेमेंट कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन. और उस रिडम्पशन में ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो 100 पे इशू किए हैं और जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? लोअर वैल्यू पे कर रहे हैं. जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है? गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. देन सेकंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मींस कैपिटल कोई भी रीपेमेंट के लिए हमने जो रिजर्व क्रिएट किया है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है हमारा? सपोज हमने कोई शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल फेस वैल्यू है 10 बट हमने इशू किया इसको 12 में, तो जो 2 रुपीज का डिफरेंस है वो हमारा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू हमें रिसीव होती है इश्यू ऑफ शेयर्स पे वो हमारा किस में ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. नेक्स्ट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट. ये क्या होता है हमारा? सपोज हमने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू किए हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में. ठीक है, स्टॉक ऑप्शन प्लान में हमने शेयर्स इशू किए हैं. सपोज शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो कितना है? 100 बट हमने इशू कितने में किया है? 60 में. जो डिफरेंस अमाउंट होता है, डिफरेंस अमाउंट कितना? 40 रुपीज. वो किसमें हम ट्रांसफर करते हैं? शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट. नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट को हमें कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें रिजर्व क्रिएट करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. देन रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व कौन सा है? हमारा रिजर्व जो किसकी वजह से हुआ है? हमारी अपवर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स. हमारी कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है और उससे हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमारा क्या हुआ है? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व. देन अदर रिजर्व और जो भी बाकी रिजर्व्स हो. नेक्स्ट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट, अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अनमार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज अ फंड. अनमार्क्ड इन्वेस्टमेंट मतलब हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस रिजर्व को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर. ठीक है, बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट सरप्लस ना देकर हमें क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में ब्रैकेट्स में दिखाएंगे एज अ नेगेटिव फिगर. नेगेटिव फिगर देखेंगे. ठीक, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस की प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करते हैं. सो इन दिस एग्जांपल एबीसी लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5 lakh. ओपनिंग डेबिट बैलेंस मींस हमें प्रीवियस ईयर का क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और यहाँ पे क्या बोला हुआ है? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मींस लॉस. It earned a profit of 8 lakh for the year ended 31st March 2019. इस ईयर में, करंट ईयर में 31st March 2019 में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 लाख. क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? हाउ
और नोट्स टू अकाउंट में इन आइटम्स को हमें कैसे दिखाना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। किस नोट में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, नोट नंबर 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नोट नंबर 1। अब यहाँ पे देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें प्रीवियस ईयर का ओपनिंग जो बैलेंस दिया है वो कितना दिया है, 5 लाख। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, और वो हमारा क्या है, 5 लाख। अभी हमने डिस्कस किया था जो लॉस होता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया 5 लाख, मतलब हमारा क्या है, लॉस है। देन इस ईयर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 8 लाख। हमने यहाँ पे लिख दिया सरप्लस फॉर द ईयर 8 लाख। तो 31 मार्च 2019 में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे, 8 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 3 लाख। और बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो किस में आता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, और किस हेड में आता है, शेयर होल्डर्स फंड। हमने यहाँ पे लिख दिया इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, और किस में आएगा हमारा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम कंपनी की जो भी बैलेंस शीट होती है उसमें हम प्रीवियस ईयर के फिगर को भी दिखाते हैं और करंट ईयर के फिगर को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने 31 मार्च 2019 जो हमारा करंट ईयर का फिगर है वो लिख दिया है, और 31 मार्च 2018 जो हमारा प्रीवियस ईयर का फिगर है वो लिख दिया है। तो प्रीवियस ईयर मतलब हमारा जो लास्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 5। तो हमने ब्रैकेट में लिखा दिया नेगेटिव वैल्यू, और करंट ईयर में हमारा कितना होगा, 3 है। ठीक है, तो करंट ईयर हमने कैसे कैलकुलेट किया, 8 माइनस 5 दैट इज 3 लाख, और प्रीवियस ईयर में जितना भी हमारा प्रीवियस रिजर्व होगा हम वो दिखा देंगे। करंट ईयर में हम कैसे दिखाते हैं, टोटल रिजर्व प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारी 2 टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कंपनी ने कुछ बोरो किया हुआ है और कब पे करना है, आफ्टर 12 मंथ। तो हमारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसके एग्जांपल्स क्या है, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट। Now, some of the long-term borrowing may be due for payment within 12 months. कुछ ऐसी long-term borrowing होगी जो कैसे पे करनी होगी, within 12 months. तो उनको हम long-term borrowing में नहीं दिखाएंगे, कहाँ पर दिखाएंगे, other current liabilities as current maturities of long-term debts. Next, deferred tax liability. Deferred tax liability होता क्या है, हमारी जो भी इनकम होती है एज पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हमारी इनकम क्या होती है, अलग होती है, और एज पर टैक्स लॉस हमारी जो इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम, वो अलग होती है। तो दोनों, सपोज हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम क्या है, कम है, तो दोनों की इनकम पर जो टैक्स का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सेम, इसकी भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारा क्या आता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब हमने डिबेंचर्स की रीपेमेंट की है और हमने जो पेमेंट की है वो कैसे की है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया है डिबेंचर होल्डर्स को, प्रीमियम पे किया है। देन प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमारे किस में आएगा, लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्रिएटेड फॉर पेइंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये हमारा किस में आएगा, सारा नॉन करंट लायबिलिटीज में। नाउ करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट लायबिलिटीज हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती है, किसी भी लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी कम मानेंगे तो हमारे इसके कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हम उसको पे कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये सोच रहे होगे, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, वो क्या करेगी, पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगी,
रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम लगेगा, फिर प्रोडक्ट रेडी होगा, फिनिश गुड्स में रेडी होगा, उसके बाद फिनिश जो गुड्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल में, और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से हमें किस में कन्वर्ट होगा, वो कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट। तो इस प्रोसेस में हमें जितना भी टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। सपोज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसको क्या एज्यूम करते हैं, 12 मंथ। नेक्स्ट, इट इज हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। किस पर्पस के लिए रखा हो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा हो। देन मस्ट बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ। कितने टाइम पीरियड में हम उसको सेटल कर दें, 12 मंथ में। तो कोई भी कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होगी तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जो भी अगर हम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल उसको सेटल कर देते हैं तब हमारी करंट लायबिलिटी होगी, और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कितना लेंगे, 12 मंथ। और सपोज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा, 14 मंथ, इट मीन्स मोर देन 12 मंथ। तो अगर विद इन 14 मंथ हम उसको पे कर देते हैं तब हमारा वो क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। और अगर लेस देन 12 मंथ होगा तो विद इन 12 मंथ अगर हम पे कर देते हैं तो भी वो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज। तो ये सारी हमें कंडीशन देखना है, तभी हम एक लायबिलिटी को क्या बोल पाएंगे कि वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। नाउ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में हमें कुछ केसेस गिवन है, ऑपरेटिंग साइकिल्स गिवन है, ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट गिवन है। तो हमें देखकर बताना है कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी होगी। तो कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हमारी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हम उसको सेटल कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। देन हमारा क्या था, मस्ट बी सेटल विद इन 12 मंथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट देखेंगे, हमारा कितना है, 10। ठीक है, 10। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है, ये विद इन 12 मंथ है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 10 हमारा विद इन 12 मंथ है, तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी। देन सेकंड, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, ये भी हमारा क्या है, विद इन 12 मंथ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। थर्ड केस में आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड पीरियड हमारा कितना है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट इज 14 विच इज मोर देन 12। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल से। अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है तो हमारा ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी है। बट यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड पीरियड हमारा 14 है और ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कितना है, 10। तो हमारा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ये सेटल नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी। देन फोर्थ केस हमारा क्या है, विद इन 12 मंथ हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है, तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी। थर्ड केस में आ जाता है, ये हमारा क्या है, 13 विच इज मोर देन 12। तो हम कंपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 15 है और एक्सपेक्टेड पीरियड हमारा क्या है, 13। मतलब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है, तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटीज होगा। सिक्स केस में आ जाता है 18 विच इज मोर देन 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा है तो हम कंपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 15 है, मतलब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एक्सपेक्टेड पीरियड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। देन सेवेंथ केस में आ जाता है, ये हमारा क्या है, 15 12 मंथ से ज्यादा है, हम कंपेयर करेंगे विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमारी एक्सपेक्टेड पीरियड है, तो ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। तो कैसे हमें देखना है, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड पीरियड को देखेंगे, अगर विद इन 12 मंथ होगा हमारा तब हम उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लेंगे, अगर मोर देन 12 मंथ होगा तो हम कंपेयर करेंगे, अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होगा हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड तब उसको हम क्या कर लेंगे, करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लेंगे, अदरवाइज नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई हमने बोरोइंग की है। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एनी प्रोविजन क्रिएटेड फॉर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन ट्रेड पेपर, ट्रेड पेपर्स में आपको पता है क्या आता है हमारा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर। देन अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या आता है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स।
और लॉन्ग टर्म डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे ऐसे डिवेंचर्स जो विद इन 12 मंथ हमें पे करने हैं, किसमें दिखाना था हमें, अदर करंट लायबिलिटीज। देन इंटरेस्ट एक्रूड, हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू है। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस मनी एप्लीकेशन ड्यू फॉर रिफंड, कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गई है और उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना है। देन अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट जो मैच्योर हो चुके हैं बट अभी पे नहीं हुए हैं। सेम अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स एंड अदर पेबल्स। अदर पेबल में हमारा क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक जीएसटी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और अनपेड डिविडेंड, ये हमारा किस में आएगा, अदर पेबल्स में। तो ये हमारा क्या था, करंट लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एसेट्स। तो एसेट्स हमारी दो टाइप की होती है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मींस ऐसी फिक्स्ड एसेट्स हमारी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। देन सेकंड वन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं बट कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लाइक गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देन थर्ड वन इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सो capital work in progress are those fixed assets which are under construction, like building, ठीक है। कोई ऐसे बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमारा किस में आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो क्या है, अंडर डेवलपमेंट, लाइक सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो अभी डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हमने 1 ईयर से ज्यादा के लिए रखा हुआ है वो हमारी क्या होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्ट वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब हमने किसी और कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज किए हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये हमारे किसमें आ जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट, हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है रेंटल इनकम के पर्पस के लिए, या फिर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा किसमें आएगा, अदर इन्वेस्टमेंट। देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स, हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिस्कस किया था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या था, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो जो दोनों के टैक्स में डिफरेंस था हमारा क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होगा, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम जो है वो कम होगी और टैक्सेबल इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारा क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा एज पर सीबीएसई। नाउ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारे इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। नाउ अदर नॉन करंट एसेट्स, हमारी कुछ जो भी एसेट्स बच गई है वो किसमें आएगा, हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट में फर्स्ट हमारा क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने किस पर्पस, कितने टाइम के लिए किया, विद इन 12 मंथ हम उसको किस में कन्वर्ट करा लेंगे, कैश में कन्वर्ट करा लेंगे। देन इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज हमारा क्या आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, स्टॉक हो गया हमारा, ये सारा हमारा किसमें आएगा, इन्वेंटरीज में। देन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे बिल रिसीवेबल, डेटर्स आते हैं। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक, ये सारा हमारे किसमें आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। देन अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसमें आएगी, अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारा सारा क्या था, एसेट्स था। और एसेट्स, करंट एसेट, कोई भी एसेट को हम करंट एसेट्स का ट्रीट करेंगे जैसा हमने करंट लायबिलिटीज की कंडीशंस पढ़ी थी, सेम ऐसा हमारी करंट एसेट्स की भी कंडीशन है। फर्स्ट नॉर्मल एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हम रियलाइज करा लेते हैं किसी एसेट को तो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स। सेकेंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए। थर्ड
विद इन 12 मंथ हम उसको क्या करा लें, कैश में रियलाइज करा लें। ठीक है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कितना एज्यूम करेंगे, 12। और अगर वो 12 से ज्यादा है, सपोज 15 है, तो 15 विद इन 15 मंथ अगर हम कैश में रियलाइज करा लेते हैं तो हमारी क्या है, करंट एसेट्स है। और अगर हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल सपोज लेस देन 12 मंथ है, सपोज 8 मंथ है, तो विद इन अगर हम 8 मंथ उसको कैश में रियलाइज करा लेते हैं तो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स होगी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर लेंगे करंट एसेट्स से रिलेटेड और क्लियर हो। एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल operating cycle of a company is 9 months and expected period of realization is 8 months. So in first case सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन क्या है हमारा, विद इन 12 मंथ है, तो ये हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स होगा। ठीक है, अभी यही देखना है जो एक्सपेक्टेड पीरियड अगर हमारा विद इन 12 मंथ है तो हमारा करंट एसेट्स। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड केस में एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन इज 15 विच इज मोर देन 12, ये हमारा 12 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ये रियलाइज हो रहा होगा तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, करंट एसेट। ठीक है, विद इन यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 17 है, बट 17 से हमारा जो एक्सपेक्टेड पीरियड है वो कम है, मतलब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है तो ये हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स। थर्ड केस में आ जाते हैं, ये हमारा क्या है, 16 है विच इज मोर देन 12, तो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 14 है और एक्सपेक्टेड पीरियड हमारा कितना है, 16 है, तो हमारा विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हम हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड नहीं है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमें करंट एसेट्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब लास्ट हमारे 2 आइटम्स बचते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जो हम श्योर नहीं होते कि हमें पे करना है नहीं करना, तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, किसमें दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब हमने फ्यूचर डेट में किसी को कमिटमेंट की है कुछ पे करने की, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। तो ये सारे हमारे आइटम्स थे बैलेंस शीट के जो हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।